प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, इंतखाबात 2024 में सिर्फ 14 दिन रह गए हैं और सियासी माहौल गर्म है। मौसम तो सर्द है लेकिन सियासी दर्जा हरारत जो है वो अपने उरूज की तरफ जा रहा है। इंतखाबात के हवाले से सियासी बयानात और इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है, जबकि जलसे जुलूस होने का सिलसिला भी जारी है और उसमें खिताबात का भी सिलसिला जारी है। मियाँ नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम खासी ज़ोर शोर से जारी है। क्या बानी PTI का सहर तोड़ पाएंगे? जो आवाम है उनका क्या रवैया होगा? दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने PTI से मदद मांग ली है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की पेशकश कर दी है। सियासी जमातों की नज़र में आज़ाद उम्मीदवारों की क्या अहमियत है? क्या जो इलेक्टेबल्स हैं वो आइंदा जो हुकूमत है उसमें बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे? क्या जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो रास्ता है वो इंतखाबात से पहले ही कहीं होने जा रहा है? पीपल्स पार्टी पर मरियम नवाज ने बड़ी कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि नून लीग लाहौर में 1500 मंसूबे गिनवा सकती है लेकिन बिलावल भुट्टो 15 मंसूबे भी नहीं गिनवा सकते कि सिंध गवर्नमेंट ने उनका कुछ किया है सिंध के अवाम के लिए। इंतखाबात 2024 है और मुल्की सियासी हालात और वाक़यात, वोटर्स क्या तवक्कुआत रखते हैं, वोटर्स क्या उम्मीदें बांध के बैठे हैं और किसकी तरफ झुकाव है, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। जबकि ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में जमाती निज़ाम जो है वो अपनी बिसात लपेट रहा है, क्योंकि जो वोटर्स का रुझान है वो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ जा रहा है और आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ ना सिर्फ वोटर्स का बल्कि जो सियासी जमातें हैं उनका भी रुझान जा रहा है। ये तमाम मौज़ूआत हैं जो कि हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कर, सलीम सिचवानी साहब हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अच्छा, ये सलीम साहब से भी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं तारुफ करवा दूं, कादिर बख्श कुलमती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया कादिर बख्श साहब, आपसे भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले जरा सलीम सिचवानी साहब से भी उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। सलीम साहब, आप समझते हैं कि उम्मीदवारों को जो वोटर्स हैं उनको बस अब यही करना चाहिए कि पिछली तमाम बातें भूल जाएं, वो उन्होंने क्या दुख दर्द सहे, क्या चीज़ें उनके पास थी नहीं थी, या सियासतदानों को पिछली तमाम चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और आगे की ही बात करनी चाहिए? बस ऐसा ही है माहौल जी। आगे की बात सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, वो है खान साहब। अच्छा, जो कहते हैं रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा, ठीक है, जिससे कौमें तरक्की करती हैं, जिससे कौमें परवान चढ़ती हैं। आगे की बात जो होनी चाहिए, जिस पर सबको बैठ के डिस्कस करनी चाहिए, उसमें तमाम पार्टियों को, तमाम जजेस साहबान को, तमाम आर्मी चीफ साहबान को बैठ के जिस पे डिस्कस करनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें रूल ऑफ लॉ किस तरह लाना है, हमें इस बात पे किस तरह अमल करना है कि अल राशि वल मुर्तशी किलाउमा फिल नार, जो हमने पूरा पाकिस्तान का सिस्टम करप्शन के ऊपर डेवलप कर दिया है, उसको हम किस तरीके से ख़त्म करें। और ये जो बातें कर रहे हैं कि हर ये तो वादे कर रहे हैं एक तरह से कि पुरानी बातों को, पुराने वादों को भूल जाओ, अब नए वादे हमारे जो हम कर रहे हैं हम उस पर डिस्कस करो। फिर नया इलेक्शन आएगा तो कहेंगे कि आप पुराने वादों को भूल जाओ, नए जो वादे करे आप उनको सुनो। नहीं, उन्होंने इक़दामात के बारे में कहा है। एक कुत्ते का वाकया हुआ है। हाँ। एक कुत्ते का वाकया तो नहीं हुआ सुबह सिंध के अंदर में। जी जी। एक कुत्ते का वाकया और एक बच्चा मरा है। एक बच्चा तो नहीं मरा, कई महीने तक बच्चे मरते रहे, आवाज ऐसे तो नहीं उठी। अगर एक बच्चे का हिसाब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं इस मुल्क के अंदर में 2 से 4 बच्चे इस तरह मर रहे होंगे जो उनके किसी सूरत में इंसानियत की तौहीन है, जो नहीं मरने चाहिए। इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क जिसको हम खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, उसके अंदर 4 से 5 बच्चे इस मुल्क में कहीं ना कहीं इस तरह मर रहे होंगे कि जो हम कहें कि इंसानियत की तौहीन हुई है। हम लोगों की हालत हमने इस कदर पहुंची। हमें जो बताइए तारीख अब इनकी हुकूमतों की देख ले, कौन सा ऐसा दौर है जिसके अंदर में इकोनॉमी बेहतर हुई आवाम की इकोनॉमी। आप मुझे बताते हैं हमने रोड बना दिया। अरे भाई, रोड तूने कर्जे लेके बनाए, कौम के ऊपर बोझ डाल के बनाया, उसका आधा किकबैक तुम बाहर भी लेके गया, उसका कौन जवाब देगा? उसका कोई जवाब नहीं है। आज भी देख ले, सारे मुकदमात से बरी होने के लिए आए थे, जा रही है कोर्टें एयरपोर्ट के ऊपर जा रही हैं, तमाशा बना हुआ। मुल्क को तो उन्होंने मुल्क समझा ही नहीं है। अच्छा। आवाम को उन्होंने सिर्फ एक निचोड़ने का जरिया बना लिया है कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग हों वो मुल्क से बाहर चले जाएं, बोरिया बिस्तर बंद करें। हर साल आपको पता है 8 से 10 लाख लोग बाहर जा रहे हैं इस मुल्क से। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो बेचारे जो तबका बचता है वो इसे निचोड़ने के लिए तैयार है, वो निचोड़ते जाए उसको।
ब्रेन समझदारों हो को रहा है हमारा। जी। बिल्कुल ठीक है। और सलीम ये साहब, जो इलेक्शन हाँ, की बात करेंगे, जी। फ्री फेयर और अच्छा इलेक्शन होता है, इसकी सबसे बड़ी बुनियाद धांधली ज़्यादा इलेक्शन की बुनियाद डालने में पूरी पीडीएम इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी ये सब शामिल थे। ठीक। जब उन्होंने ईवीएम को मशीन को खत्म किया, जब उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को जो वोट ठीक देने है। का हक से उससे महरूम किया, तो ठीक ये है। क्या था सब? ये धांधली ठीक की है। इब्तिदा थी जो उन्होंने की। ठीक है, ये मुस्लिम पहली लीग इब्तिदा नून से थी। भी हमारे साथ ये मौजूद पहली है। इब्तिदा थी। ठीक है साहब, आईएमएफ से जान छुड़ाने का बोलते तो हैं राणा साहब, लेकिन फिर वहीं पे आ जाती है बात कि फिर कर्जे ले लिए जाते हैं और फिर वहीं के वहीं हो जाते हैं। आप लोगों ने कोई इकदाम किया था इससे? देखिए, आईएमएफ के चुंगल में छुड़ाने के इकदाम ही कंप्रोमाइज गवर्नमेंट की सूरत में शुरू हुए। जब मोहतरमा ने फर्स्ट टाइम कंप्रोमाइज गवर्नमेंट कबूल की अमेरिका के साथ समझौता करके, और आपने देखा होगा कि उसी दौर में से इब्तिदा हुई कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जनरेटरों को एग्रीमेंट किए गए और आवाम को जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का मिशन था एटॉमिक सस्ती बिजली प्रोवाइड करने का आवाम को, वो एक तरफ साइड पे रख दिया गया और डीजल से चलने वाले महंगे बस जनरेटर एटम बम बना के साइड पे रख दिया। जबकि वो That's it. असल टारगेट था कि कौम को सस्ती बिजली दी जाए और कौम के इंडस्ट्रीज तरक्की करे, उर्ज पे जाए, और सस्ती बिजली से तवानाई सस्ती होगी तो मार्केट के अंदर में वो और कंपटीशन दे सकते नुकसान हैं। इसमें भी हुआ कि और हाइडल आवाम- पावर को भी इग्नोर किया गया। जी बिल्कुल, डैम्स भी नहीं बनाए गए और हाइडल बिल्कुल। पावर से भी बिजली जो बन रही थी वो भी, पावर से हाँ, नहीं बने, वो फिर थरकुल से जो एक अच्छा हाँ। डॉक्टर समर मुबारक थरकोल को ने भी खत्म कर दिया गया। जो ठीक है। जो एक अच्छा इन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि हम उसी थरकुल से सिर्फ ड्रिल करके डीजल आपको अलग करके दे रहे हैं, पेट्रोल अलग करके दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अलग करके दे रहे हैं, गैस अलग करके दे रहे हैं। ये चार चीजें एक ही कोयले से वो निकाल के देने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। पाकिस्तान के साइंटिस्टों ने हासिल की। अच्छा। उनको फंड नहीं दिया गया, उनको भी इग्नोर किया गया। उसके बाद नवाज शरीफ आए, उन्होंने तो जो एग्रीमेंट था उसमें हद ही कर दी कि डॉलर में किया, मगर साथ साथ चले या न चले, हाँ। जनरेटर चले या ना, आपको जनरेटर का बिल देना है। पेट्रोल भी जो है ना हम खरीद के दें, चाहे कितने का भी, हमें तो 2 रुपए का ही दोगे आप, चाहे आप मार्केट से 6 रुपए का खरीद तो हमें 2 रुपए। अवाम को इन्होंने मुसलसल तनजुली की तरफ धकेलते गए। यही सारी चीजें नहीं है सड़क- सलीम साहब कि सड़क- अब लोग जो है वो आजाद उम्मीदवार की तरफ जा रहे हैं। इंडिया से जो है वो उन्होंने फ्री ट्रेड कर दिया, बगैर कस्टम के आने लगा। बगैर कस्टम के जब सामान आने लगे तो कंटेनर में दहशतगर्द भी आने लगे, कंटेनर के अंदर असला भी आने लगा, उसका जिक्र कोई नहीं करता। दहशतगर्द लाने वाले भी यही है और उनसे लड़ने का जो दावे कर रहे हैं वो दावेदार भी यही है। उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने लोग मारे गए, हमारे दीगर आवाम कितनी मारी गई, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। वो बैठे हुए ऊपर बैठ के जो ये कठपुतली का तमाशा खेल रहे हैं, उन्होंने हम कौम के साथ एक मजाक बनाया हुआ है। ये मजाक अब खत्म होना चाहिए ठीक है। और कौम को आगे जाना चाहिए। और आपके सामने जो आजाद उम्मीदवारों की जो मंडी लगाई है काजी साहब ने, काजी फाइज साहब ने, इनको चाहिए कि अगर इनको अल्लाह का खौफ है, थोड़ा सा भी, अगर 1% भी अल्लाह का खौफ है, तो उस मंडी को खत्म करने के इकदाम ये करे कि तमाम उम्मीदवारों ने जिन्होंने आजाद फॉर्म भरे हैं उन्होंने पीटीआई का उम्मीदवार लिखा है इसके ऊपर, उन्होंने पीटीआई का उम्मीदवार, तो जिनके जो निशानात हैं वो उनको पीटीआई का उम्मीदवार ही काउंट किया जाए, न कि इसको किसी दूसरी पार्टी का। और मंडी बाजार में के नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं 20 करोड़, वो कह रहे हैं 30 करोड़, वो कह रहे हैं 50 करोड़। इन तमाम का जो है ना ये जो बोर्ड पड़ेगा वो काजी फाइजा साहब की गर्दन पर ही आएगा इसका बवाल, जो अल्लाह को जवाब। वो ज्यादातर इस उसमें उनका माइंडसेट चला गया, इस हैसियत में माइंडसेट डाला जा रहा है। अच्छा, ये डाला जा रहा है ताकि खरीदो फरोख्त की मंडी लगाई जा सके, ताकि कौम के हक, कौम का जो वोट है, जो कौम के वोट को जाया किया जा सके, और उनके जो जिस बहस के ऊपर, जिस नजरिए के ऊपर उन्होंने वोट दिया, उसको उनके वोट को जितवाया है, उन जीते हुओं को खरीद के मंडी के अंदर में उनकी बोलियां लगा के बेचा जा सके। थोड़ा रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 1985 में गैर जमाती जो इंतखाबात हुए थे उसमें कौमी असम्बली में जो आज़ाद उम्मीदवारों की जो तादाद थी वो 1088 थी, और अब जो आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद है वो 3248 है। कल भी हम इस पे बात कर रहे थे कि अब वो तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की कहीं ज़्यादा हो गई है, ट्रिपल हो गई है। आवाम के लिए बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए तवज्जो है वो हासिल कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार। तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में आज़ाद उम्मीदवार ही हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करेंगे? इसमें जो है ना मेरे ख्याल से तकरीबन 1800 से 2000 के आज़ाद उम्मीदवार वो पीटीआई के हैं,
क्यों? उन्होंने सबको इसलिए कागजात वापस लेने से नहीं मना किया गया है ताकि ऐसा ना हो कि अगर एक बंदे को गायब किया जाए तो दूसरा बंदा उस हल्के में अवेलेबल रहे। अच्छा। और आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतनी किसी जमात के इतने उम्मीदवार खड़े हुए थे, जबकि ये कह रहे थे कि इनको तो ढूंढे से उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। और हकीकत में इन्होंने कोशिश भी की कि उम्मीदवारों को गायब करने की कोशिश की, उम्मीदवारों के कागजात छीनने की कोशिश की, और सारी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई। और अल्लाह की रहमत से इतने उम्मीदवार खड़े हो गए कि ये खुद आज भी परेशान है। नईम साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे उस वक्त? कुछ बोलना चाह रहे थे राणा साहब की बात पे, वो फरमाइएगा, आप क्या कह रहे थे? आप देखें, पीपल्स पार्टी दावे तो बड़े बड़े करती है मगर आवाम को वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं है। ये बात मैं कई दफा कह चुका हूँ। EBN के कानून को रोल बैक करने में मेन किरदार पीपल्स पार्टी का भी था। क्यों? कि अगर वो वोट नहीं देती तो ये EBN का कानून पास नहीं हो सकता था। ये वोट ना देती तो फौरन में पढ़े लिखे लोगों को वोट का हक से महरूम नहीं किया जा सकता था। ये अवाम को मुकम्मल तौर पर निचोड़ के, खसूट के और जो है ना गुजारा किया। जरा कराची का हिस्सा आप निकालें तो 3 खरब रुपए सालाना बनता है, जो कम से कम जो ये बजट आ रहा है उसके हिसाब से लगना चाहिए। एक और खबर आई है इसी बात पे, 3 खरब में से आप बताएं कि कितना लग रहा है और कहाँ पे लग रहा है। इसी बात पे FBR ने अब ये जो रिटेलर्स हैं उन पे भी टैक्स आयद करने का वो प्लान कर लिया है। जो रिटेलर्स हैं, ताजिर जो, देखें बेशक, और 300 अरब का उससे टैक्स लगने चाहिए, सब पे लगने चाहिए, मगर उस वक्त ये टैक्स उस वक्त लगाने का हक बनता है इनको जब ये टैक्सों का इस्तेमाल सही करके बताएं। जब ये हमारे टैक्सेस जो हम पे करते हैं वो बैरून मुमालिक में चला जाता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की मद में। जो आज ऐसी सड़कें, ऐसे मोटरवेज हमारे पास मौजूद है जो सिर्फ पेपर्स के अंदर है और बाद में दोबारा बन रहे होते हैं, हर 5 साल के बाद बन रहे होते हैं। ये तो हमारे सामने सब चीजें मौजूद हैं, मगर कोई अकाउंटेबिलिटी करने के लिए तैयार नहीं, कोई इस करप्ट निजाम को खत्म करने की बात करने के लिए तैयार नहीं है सिवाय खान साहब के, और इसी वजह से वो जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा, कि इनको करप्ट निजाम इसको सूट करता है, वो करप्ट निजाम इनको सूट करता है। अकबर कहाँ गए? सर, शहजाद अकबर कहाँ गए, फराग होगी कहाँ गई? अगर किसी ने कोई करप्शन की है तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, खाली बातें नहीं करनी चाहिए। अगर एक करप्ट शख्स को आप एयरपोर्ट पे जाके अदालती सहूलतें दे रहे हैं तो वो हर किसी गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। ऐसा अमीर और गरीब के लिए कानून अलग अलग हमारा दीन इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, हमारा इखलाक इजाजत नहीं देता, हमारा आइन इजाजत नहीं देता। तो ये कौन से कवानीन कहते हैं जो मुल्क को चला रहे हैं? ये कौन से कवानीन कहते हैं जो आजाद उम्मीदवारों की मंडियां लगाने के इन्होंने प्लानिंग की हुई है? क्या ये मुल्क के वफादार है जिन्होंने आजाद उम्मीदवार खड़े कर आजाद उम्मीदवारों की मंडियां लगवाने का बंदोबस्त किया? क्या हम उसको मुल्क का वफादार कहेंगे? हम तो नहीं कह सकते ऐसे लोगों को मुल्क का वफादार जिन्होंने मंडियों की तरजीह दी है, जिन्होंने दीन के खिलाफ ये काम किया है। ये मंडियां दीन के खिलाफ है जो उन्होंने लगाने का बंदोबस्त किया है। इसको अगर ये खत्म नहीं करेंगे तो अल्लाह को जवाब देना है इनको। यहाँ तो ये अपनी ताकत से, अपनी बदमाशी से बच जाएंगे, यहाँ अपनी ताकत और अपनी बदमाशी से बच जाएंगे, वहां ना इनकी कोई ताकत चलेगी ना बदमाशी चलेगी। ट्रेडिंग फिर होने जा रही है। हाउस ट्रेडिंग की बुनियाद डाली गई है ना मेरे बहन बेटी, हाउस ट्रेडिंग की बुनियाद डाली गई है। ये जो आजाद मंडी तैयार की गई है हाउस ट्रेडिंग की बुनियाद डाली गई है। और एक दफा पहले भी इस अंदाज में क्या हुआ, क्या सब नहीं जानते, पूरी दुनिया नहीं जानती कि खान साहब की हुकूमत किस तरीके से उतारी गई? क्या जस्टिस फायजी साहब को मरना नहीं है और दीगर जो उनको साथ ताउन करें, क्या उनको मरना नहीं है? क्या उनको अल्लाह को जवाब नहीं देना? बंदियाल को नहीं मरना? सब जो गलत किया उसको मरना, उसको जवाब देना। हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम तो ये कह ही नहीं रहे। जो गलत कर रहा है, जो गलत किया है, जो गलत कर रहा है उसको जवाब देना है। ये बात हम ना करें, जो गलत किया, गलत कर रहा है उसको जवाब देना। आप कहोगे नहीं मैंने गलत किया, वो मुझे जवाब नहीं दिया, बंदियाल से जवाब लो। ये क्या बात हुई यार? जो गलत करेगा जो है उसको जवाब, मैं कोई गलत काम करूंगा मुझे जवाब देना है, आप गलत काम करेंगे आपको जवाब देना है। आप जो गलत करेंगे आपको जवाब देना है, मैं गलत करूंगा मुझे जवाब देना है। सलीम सिचवानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। कादिर बख्श साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, खुद एहतसाबी की जरूरत है और बहुत शिद्दत से जरूरत है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।